प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे छापा मारे या रेड किए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ बुनियादी सवालों का जवाब नहीं मिल सका। ये कार्रवाई किसके कहने पर की गई, कौन इसको हैंडल कर रहा था, ये किसका प्लान था, इसका मकसद क्या था, और इसका जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे क्या ताल्लुक़ था। फिर उसी घर में या उससे मुहलिका घर में मौजूद जो चौधरी शुजात साहब और उनकी फैमिली थी, उन पर कुछ सवालात उठे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हवाले से अभी भी जवाब तलब हैं। एक तो हम प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं, और दूसरा चौधरी शुजात साहब और उनका ख़ानदान, जो उनके बेटे हैं, वो जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं गुजरात में, सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है इस हवाले से कि चौधरी शाफे साहब ने जो है वो 2 हलकों से कागजात जमा कराए हैं और 1 हलके में वो चौधरी परवेज इलाही साहब के मुकाबले में उतर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ चौधरी शाफे हुसैन साहब मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और फर्जंद हैं चौधरी शुजात साहब के। बहुत शुक्रिया चौधरी शाफे साहब। बुनियादी सवाल जो है वो मेरा आपसे सबसे पहला यही है कि कुछ जो परवेज इलाही साहब के घर पर जो कार्रवाई हुई, ये आपके ख्याल में कानूनी कार्रवाई थी, ये सियासी कार्रवाई थी, ये इंतकामी कार्रवाई थी, ये क्या था? कैसे आप इसको इंटरप्रेट करते हैं? जी शुक्रिया, बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल की है, ये मैं समझता हूँ कि जो ये तरीकाकार था इस तरह की कार्रवाई करने का, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और इस तरह गेट से जिस तरह धावा बोला गया और बाकी भी जो सारा किया गया, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। और ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी मिसमैनेजमेंट तरीके से इसको सारे को किया गया। तो साहब, ये परवेज इलाही साहब उस दिन क्या आपके यहाँ मौजूद थे? हमारे घर में? आप चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ आप पूछ रहे हैं? जी 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 जी। नहीं, चौधरी शुजात हुसैन की तरफ मौजूद नहीं थे। इनको किसी ने कहा कि जी वहां पर मौजूद हैं, जबकि आते रहते हैं नहीं थे। चौधरी शुजात साहब के घर में आते रहते हैं, चक्कर लगता रहता है वैसे उनका कभी कभार? नहीं, उस तरह नहीं लगता जिस तरह 6 महीने पहले लगता था, उस तरह नहीं लगता चक्कर अब। लेकिन कभी कभार आते हैं? नहीं, वो आना जाना उस तरह नहीं रहा जिस तरह पहले होता था। शाफे साहब आपको जी, अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सर ये बताएं, आपको आवाज आ रही मेरी? आपके ख्याल में पुलिस उस दिन जी आ रही है, आपके ख्याल में उस दिन पुलिस किसके ऑर्डर पे चल रही थी, किसका ऑर्डर मान रही थी, कौन था जो कमांड कर रहा था? मैं क्योंकि ऑन ग्राउंड था, सालिक साहब भी वहां पर मौजूद थे, तो जब पता लगा कि इस तरह दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, और जब ये गेट वाला वाक़या भी हुआ, वो तो मुझे बाद में मैंने जो है टीवी पर देखा था, इसलिए कि मैं घर की बैक साइड पर था, तो मेरे बेटे की मुझे कॉल आई कि यहाँ पर जो है ना कोई ये दरवाज़ा तोड़ा है। तो जब मैं गया तो सामने पुलिस थी, और वो हमारे जो दरवाजे के शीशे हैं उनको तोड़ा जा रहा था, और साथ में उनके एंटी करप्शन की टीम भी थी। और बाज़ार मुझे ऐसे लग रहा था कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस जा रही थी पुलिस वाले को, वो एंटी करप्शन वाले ही की तरफ से जा रही थी, जबकि उनको सारा समझाया हमने कि भी तुम लोग क्यों दरवाज़ा तोड़े हो, अंदर शुजात साहब हैं, और सालिक साहब के हवाले से भी बताया, मगर उन्होंने उस टाइम कोई बात नहीं सुनी। चौधरी साहब, आप अब जाहिर है जब इतना बड़ा वाक़या होता है, कोई कार्रवाई होती है, आपके भाई जो है वो वज़ीर होते हुए भी, और फिर आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं चौधरी शुजात साहब, तो जाहिर है आपने फ़ोन किया होगा, और फिर हुकूमत के तहादी भी हैं, राब्ते किए होंगे, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, जो मैंने आपसे सवाल भी किया। लेकिन इसके बावजूद सुबह तक ये कार्रवाई जारी रही। फिर इसीलिए ये सवाल पैदा होता है कि कौन था जो ये कर रहा था, और कैसे मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब ने या आपके भाई ने इंटरवीन करने की कोशिश की हो और किसी ने उनकी बात ना सुनी हो? चौधरी शुजात साहब जो हैं वो आराम कर रहे थे, कोई 1 बजे का टाइम है, 12 बजे का, ठीक है, तो मुनासिब नहीं था कि उनको इस तरह जो है वो तंग किया जाए। चौधरी सालिक हुसैन साहब वहाँ पर मौजूद थे, और वो थ्रू आउट लगे रहे हैं उनको समझाने में, मगर पुलिस नहीं सुन रही थी उस टाइम। ये मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल है किसी के लिए इस चीज़ को मानना,
मगर वो एंटी करप्शन वाले जो थे वो भी नहीं रोक रहे थे पुलिस को, और पुलिस वाले तो ऐसा धावा बोल रही थी जिस तरह कोई मतलब कि इख्तियारी हैं, और बड़ा अग्रेसिव तरीके से सारा मामला चल रहा था। और उनको बार बार हम कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं है मौजूद, फिर भी वो जो है बड़े अग्रेसिव तरीके से जो है ना दरवाज़ा तोड़ने में वो लगे रहे हैं। और फिर अगले दिन जो है सालक साहब की बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, और सालक साहब ने फिर सारा वाक़या उनको सुनाया, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया सालक साहब को कि इसकी पूरी जो है ना थोड़ा इंक्वायरी होगी, और इवन पंजाब लेवल पे भी इसकी इंक्वायरी होगी, और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं जी, और उसमें जो है मैं समझता हूँ कि सारा तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में था पहले से कि ये रात को वाकया हो चुका है? और क्या चौधरी शुजात साहब की भी प्राइम मिनिस्टर से कोई बात हुई? उन्होंने बताया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी जाती की है आपने, हम आपके इत्तेहादी हैं और आप इस तरह कर रहे हैं? ये काफ़ी लेट तक चलता रहा है, तो उसलिए रात को बात नहीं हुई। सालिक साहब की बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हम इसकी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो आपको इससे लगता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का या विफाकी हुकूमत का कम से कम कोई हाथ नहीं है? क्या सालिक साहब को प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद ये फील हुआ? जी, इसमें यही जो है पता लगा है कि इसमें जो एंटी करप्शन वालों की तरफ से जो है ये सारा मिसमैनेज किया गया, और पुलिस वाले जो हैं टोटली एंटी करप्शन वालों के ही ऑर्डर ले रही थी उस टाइम। सही है। तो आपके ख्याल में इस पे कार्रवाई जो है एंटी करप्शन वालों के खिलाफ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि समझाने के बावजूद भी उनका तरीकाकार ठीक नहीं था, और सारा मैं जो आपको जिक्र किया है मिसमैनेज का मतलब ये है कि जी अगर वो समझते हैं कि जी इधर हैं, तो जबकि उनको सुबह पता लग गया, सुबह तक ढूंढते रहे, कोई भी नहीं थे वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि मतलब कि सही तरीका नहीं था इस तो सर मैं आपको सुन रहा था बोलने का, रात का टाइम आने का। उसमें आप ये कह रहे थे कि जी पुलिस एहलकार जो थे, आप कह रहे थे कि पुलिस एहलकार चोर चोर के नारे भी लगा रहे थे। ये बड़ी हैरानकुन बात है। क्या आपके ख्याल में ये फिर पुलिस जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी? क्या मामला था ये सारा मिक्स एंड मैच ही था, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उधर जो एंटी करप्शन के तरफ से जो लोग खड़े हुए थे वो बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे पुलिस को हर चीज़ की। और जो आप नारों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने अपने कानों से सुना, ये भी वहाँ पर कहा गया, 2-3 पुलिस वालों ने चोर के भी नारे लगाए गए, जो कि ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए। ये बड़ा डेंजरस मामला है। पुलिस को तो मतलब कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, उनको तो बड़ा बैलेंस रोल प्ले करना चाहिए जी। तो जैसे मैंने पहले कहा, सारे वाक़े के बाद क्या चौधरी शुजात साहब ने परवेज इलाही साहब को और ठीक है, मैं इस हवाले से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है ना जिसकी भी जो ये मिसमैनेजमेंट गलती है या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह ये धावा बोला जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, और मैं समझता हूँ सज़ा भी मिलनी चाहिए। सही है। शाह साहब ये बताएं कि क्या इस सारे वाक़े के बाद अगले दिन, उस वक्त तो चौधरी शुजात साहब आराम कर रहे थे, अगले दिन जब वो जागे उन्हें सारा कुछ बताया गया, तो क्या उन्होंने परवेज इलाही साहब से रब्ता करके इजहार हमदर्दी किया? उनसे फ़ोन पे बात हुई उनकी? जब उनको अगले दिन पता लगा तो उन्होंने कहा ये तरीकाकार जो है ये ठीक नहीं था। जिस तरह वो मेन गेट तोड़ा गया और ये सारा तरीकाकार बिल्कुल गलत तरीके से ये सारा कुछ किया गया। और दूसरा जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो भी जिसका भी कोई केस है जो है वो ऑन मेरिट पर होना चाहिए, और इस तरह आधी रात को इस तरह आ जाना, धावा बोल देना। तो ये चौधरी साहब ने परवेज इलाही साहब से कहा? नहीं, उनकी बात नहीं हुई दोनों की आपस में। अच्छा, उनकी बात नहीं हुई, ठीक है। अच्छा ये बताएं शाफिज साहब कि आपके ख्याल में ये जो मुकदमात हैं करप्शन के हवाले से,
क्या आपको लगता है परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे करप्शन में मुलव्वस हैं? अभी ये कोर्ट में जो है केस चल रहा है, ये तो कोर्ट डिसीजन ही होएगा कि क्या होता है आगे क्या नहीं होता। सही है। जावेद साहब ये बताएं, आप अब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं वैसे गुजरात के, और एक हलके में तो चले आपके मद्दे मुकाबिल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और हरीफ हैं सलीम जोड़ा साहब, लेकिन दूसरी तरफ आपने परवेज इलाही साहब के मुकाबले में कागजात जमा कराए हैं, जबकि आपको पता है कि परवेज इलाही साहब यहीं से लड़ते हैं, इस दफा भी यहां से लड़ रहे हैं, कागजात जमा करा चुके थे वो, लेकिन आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से परवेज इलाही के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। क्यों? आप दूसरे हल्के से भी तो लड़ रहे थे, आप परवेज इलाही साहब के मुकाबले में क्यों उतरे हैं? मैं ये सोच के नहीं कागज जमा कराया कि उनके साथ मुकाबला है, वो चले गए पीटीआई में, ठीक है, तो हम हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। तो मैंने जो है अपने कागज जमा कराए हैं 2 हलकों से एमपी के लिए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से करवाए हैं, और परवेज साहब ने जो करवाए हैं अपने कागज जमा वो पीटीआई से करवाए हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, वो तो है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अब आप परवेज इलाही साहब के मुकाबले में लड़ रहे हैं, एक ही खानदान के 2 लोग आपस में लड़ेंगे, तो ये बेहतर हो सकता था कि आप दूसरे जिस हल्के से लड़ रहे हैं वहीं से लड़ते। परवेज इलाही साहब के मुकाबले में आपने लड़ने का फैसला क्यों किया? वो जो दूसरा, ये बेसिकली वो हल्का है जहां पर शुराज साहब इस हल्के से 4 बार एमएनए रह चुके हैं, ठीक है ना, और आप कह रहे हैं अगर मैं दूसरे हल्के से लड़ता, दूसरे हल्के में तो जो पीटीआई के कैंडिडेट है उनको परवेज इलाही साहब ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि तुमने वहां लोगों को कहा है उन्होंने कि वहां पर पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है और शाफे को नहीं करना सपोर्ट। तो इसके बारे में आप बता दें। तो आप कह रहे हैं दूसरे हल्के से लड़ूं, मैं दूसरे हल्के में तो ऑलरेडी वो कह चुके हैं लड़ना है, या इस बात का इम्कान है कि आप वहां से कागज वापस ले लें और मुकाबले में ना उतरें? वो कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल तो कागज जमा हो गए हुए हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट कर रहा हूं और टिकट भी जमा कराई है, और उन्होंने जो है वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पीटीआई की तरफ से टिकट जमा कराई। बहुत शुक्रिया चौधरी शाफे साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस वक्त जो मंजरनामा बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई है उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कहा है, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत हुई और उसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई को तलब किया गया, मंगवा ली गई है कि अगली जो समाअत होगी 8 तारीख को, उसमें पार्लियामेंट की वो कार्रवाई पेश की जाए जिस पे ये बिल पास हुआ था। इस पर बाद में जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब खूब गरजे बरसे। मैं आपके साथ पहले तो शेयर कर लेता हूं कि आज हुआ क्या है मेहमानों का तारुफ कराने के बाद। मेरे साथ हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं। खुशामदीद पाशा साहब आज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे और इन्होंने वहां पर 2-3 इस्तदाएं भी की हैं, उनका क्या बना है इस पर बात करते हैं। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर जजकार भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। अंदीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। जरा देख लीजिए चंद पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी जो है ये बुनियादी हक है, अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नोयत का है, लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। इल्ज़ाम है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन की बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासत ने अदलिया के माहौल को भी आलूदा कर दिया है। इस पर काफ़ी चीफ जस्टिस साहब जो है वो कंसर्न दिखाई दे रहे थे। फिर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब जो हमारे पास इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है, मुनासिब होगा कि अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फिर पाशा साहब ने यह भी कहा कि बेंच में 7 सीनियर 3 जजेस शामिल हों तो कोई एतराज नहीं कर सकेगा। और हसन रजा पाशा साहब ने यह भी कहा कि बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, वो अगर बेंच का हिस्सा ना बने तो ज्यादा मुनासिब होगा। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट की तश्कील और बेंच के रुकन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को बेंच से अलग करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई और अदालत ने बिल पर तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब और पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया और केस की समाअत जो है वो 8 मई तक मुलतवी कर दी। अब पाशा साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक बात तो है ना कि जिसके खिलाफ रेफरेंस तो सदर साहब दायर करते हैं, बाकी तो कंप्लेंट्स होती हैं जो आम करते हैं। अगर इस तरह से इस उसूल पर चलेंगे तो फिर तो कल को कोई भी किसी 15 के 15 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा तो क्या वो फिर पार्लियामेंट का उसकी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा? देखिए, बात ये है कि हमने जो कंप्लेंट कम रेफरेंस चले ऐसे ही कर लेते हैं, जो फाइल की है वो आर्टिकल 209 के तहत की है और एक यही आर्टिकल है जो डील करता है मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में कि अगर किसी वजह से कोई भी रीज़न जो तो आप अगर उनको उस अदलिया से निकालना चाहते हैं तो फिर सिर्फ 209 है। इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सो आर्टिकल 209 ही है और हम ये समझते हैं कि वो रेफरेंस है। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि जी सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है तो ये डिबेटेबल बात है। ये जब हमें उसमें बुलाएंगे, क्योंकि हम तो बार बार इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि खा मखा अगर तो वो ऑडियो गलत है तो फिर एक जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो इस आला अदलिया का हिस्सा हैं, उन पर क्यों तलवार लटकी हुई है? क्यों उनको 6? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सारा रिकॉर्ड देखा है इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, दिस इज़ एवर फर्स्ट रेफरेंस अगेंस्ट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल या किसी सूबाई बार काउंसिल ने रेफरेंस दाखिल नहीं किया। दिस इज़ हिस्ट्री और इट इज़ मतलब इसको इतना लाइट नहीं हम ले रहे, हम इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। मुल्क की सूबाई 5 बार काउंसिल्स हैं, 4 सूबाई हैं और 1 इस्लामाबाद बार काउंसिल, उन्होंने भी फाइल कर। लेकिन मेरा सवाल ये ना कि कोई भी और बार एसोसिएशन उठती है तो और वो किसी और मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ, काजी फाइसा साहब के खिलाफ, किसी दूसरे जज साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत ही डाल देती हैं तो वो भी ना बैठे हैं फिर? ये बात नहीं है। देखें, नो डाउट कि मेरे इस बात के जवाब में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का जो केस है PLD 2010 उसका पैराग्राफ नंबर 32, उसमें ये है कि अगर रेफरेंस फाइल हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि जज साहब जो हैं वो काम छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल उसमें ये है। लेकिन देखें, ये चीज़, ये जो बिल, ये जो एक्ट है, ये एक्ट, इसमें बड़ा जो वकला हैं उनकी बड़ी इनपुट है। मसलन आप देखें कि जब ये इस प्रोसेस में था तो लॉ मिनिस्ट्री में हम 2 दफ़ा हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमारी भी इनपुट ली गई कि इसमें क्या क्या है, और 5 शिक्के वो हैं जिसमें जो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए हैं। हमने ये नहीं किया, या उस एक्ट में ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खुदा न खास्ता कोई इख्तियारात जो है वो लेके पार्लिमान को देंगे। नॉट एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट के पास ही इख्तियारात है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा फंक्शनल करने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा बाख्तियार बनाने के लिए। तो अभी सुन रही है ना जी, अदालत ने इसको मुस्तरद तो नहीं कर दिया। मैं वो बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर, क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल भी है और आईनी भी है और कानूनी भी है, तो मैंने इस तनाजुर में ये अर्ज़ किया था कि अगर ना बैठें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मैंने सिर्फ अपनी ज़ात की बात नहीं की, हो सकता है मेरे ऑनरेबल जज साहब के साथ ज़ाती अच्छे ताल्लुक हों, लेकिन मैंने बतौर नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल, जो 29 अप्रैल को कोयटा में कन्वेंशन हुआ, ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन, उसकी जो करारदाद थी वो मैंने सामने रखी जनाब कि ये करारदाद है। बिल्कुल सही है। मगर अब इसमें वैसे भट्टी साहब, एक ये फुल कोर्ट की डिमांड एक फैशन नहीं बनती चली जा रही है कि हर केस में कि फुल कोर्ट। आपने मिस कोर्ट की है। क्या? विद ड्यू रिस्पेक्ट अर्ज करूंगा,
फुल कोर्ट की मैंने इस्तदा नहीं की, मैंने इस्तदा की है कि 7 मेंबर्स बेंच बनाएं, टॉप सीनियर 7 जजेस, जी जी, ताकि अगर कोई मुतसरा फ्रीक होगा तो वो रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है, तो बाकी 8 जजेस वो मौजूद हों, अवेलेबल हों। फुल बेंच मैंने नहीं कहा। ये ज़रूर मैंने कहा था कि सर मैंने पिछले जो प्रोसीडिंग्स थी इलेक्शन वाली, उसमें भी मैंने ये गुजारिश की फुल बना दें या फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए, ठीक है बिल्कुल। तो उसमें मैंने कहा था, तो जनाब ने फरमाया था कि बहुत सारे मसाइल होते हैं फुल कोर्ट बनाने नहीं, में, आप लेट हो गए हैं। तो आज इब्तदा में ही मैं अपनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया। सही है, तो आप लेट हो गए, तो मैंने इसलिए आज ये इस्तदा की है। मगर देखे ना कि एट द वेरी आउटसेट मैंने ये आप कह रहे हैं कि 7 मेंबर्स बेंच बनाएं जी, ताकि रिव्यू की गुंजाइश रहे, और अगर पहले ही 8 बैठ जाएं और वो एक फैसला आ जाए, तो क्या वो फिर आप रिव्यू की गुंजाइश ही खत्म कर रहे हैं? एक पार्टी जो फर्ज कर ले, आप इसमें से एक जज निकाल दें जी, तो और आपको ये खदशा है कि ये 8 का फैसला अगर एक आ जाता है, तो फिर जब रिव्यू में जाएंगे तो फिर भी तो 8 साथ ही हो जाएंगे ना, फिर ये एक्सरसाइज और टाइम जाएगा, नहीं क्या फायदा होगा? नहीं, बड़ी जरूरी है बात। देखें, जरूरी नहीं है। आप क्यों ये परसेप्शन लेके बैठे हुए जी 8 एक है 7 एक है? आप पूरी सुप्रीम कोर्ट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? परसेप्शन तो शायद वो लेकर बैठे हुए ना जो कह रहे हैं कि 7 का बेंच बनाएं और टॉप का बेंच बनाएं। नो, जो बात देखें बड़ी सीरियस बात है। एक और रेजोल्यूशन है हमारी, जो अब हम उसको भी करेंगे। हमारी ये रेजोल्यूशन है कि नो डाउट के लिए प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस साहब का है बेंचों की तश्कील करना। हर बुध या जुमेरात को बेंचेस की तश्कील होती है और चीफ साहब खुद बनाते हैं, रेगुलर बेंचेस जिनको कहा जाता है। और ड्यूरिंग द वीक अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसको समझते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कि इसकी समाअत फौरी ज़रूरी है, तो वो फिर जो उनके अपने बनाए हुए बेंच है रेगुलर, उनमें किसी को भेज दें। ठीक है, हमारी ये इस्तदा है कि स्पेसिफिक केसेस के लिए स्पेसिफिक बेंचेस की तश्कील नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं भट्टी साहब की तरफ आ जाऊं। और अगर ये चीज नहीं होती, जब उंगलियां उठती हैं, पोलिटिसाइज होता है काम, और जिस तरह जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि पॉलिटिकल पार्टी ने पोल्यूट कर दी है, तो ये देखें सब पोल्यूट तो देखे ना भट्टी साहब, आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है, अब मुझे नहीं पता कि वो तारीख ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या वो मजीद पोल्यूट कर रहे हैं। जरा आप सुन लीजिए, मैं आपका कमेंट चाहता हूं इस पर, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा आज पार्लियामेंट में खड़े होकर, सुनिए। ये हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है कि जिनका पहले कहा गया वो रिक्यूज कर लिया, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा दिया और उनसे 3-2 का फैसला करवाया गया? मेरी आपसे इस्तदा है जनाब स्पीकर के आप कस्टोडियन होते हुए इस हाउस के, आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजें। अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को। इस अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत उस्मा अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए, अपना माजी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए, पाक करने के लिए क्या करेगा? ये अदारा कोशिश कर रहा है कि टाइम पूरा ना हो। ये कहते हैं फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो, फलां तारीख को इलेक्शन करवा लो। हूटर चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर ट्रैफिक बंद हो जाती है। किस MP MNA के लिए बंद हुई है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर ट्रैफिक बंद? किसी मिनिस्टर के लिए हुई है? 1,68,000 तनख्वाह है हमारी। जरा इन्होंने तो पूछो इन्होंने की तनख्वाह है, अड़े नाल बैठे देने। हमें हिसाब दिया जाए अदलिया की तारीख का, जो है वो हमारे सामने हिसाब पेश किया। यहाँ पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। हाउस कमेटी बनाए और ये तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए। भट्टी साहब, ये था रद्द-ए-अमल जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है, क्या हो रहा है? अच्छा, ये वैसे बड़े हम भी गजनी याददाश्तों वाले हैं और ख्वाजा साहब भी गजनी याददाश्तों वाले हैं। ऐसी इसी तरह ठोक बजा के तकरीर कर रहे थे मेमो गेट 2010 11-12। यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट से लड़ते हो, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। और इनके कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि 1 2 3 4 5, वो गाना नहीं इंडियन फिल्म का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी वो कह रहे थे 10 वजीर आजम भी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट की ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा। ये जंगल का कानून नहीं है, हम जानवर नहीं है। छोटे मियाँ साहब, मेरे महबूब कायद के छोटे महबूब, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि यूसुफ गिलानी जरदारी की मत मानो, सुप्रीम कोर्ट की मानो। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है और हम सुप्रीम कोर्ट के मुहाफ़िज़ हैं।
1997 सजाद अली शाह, 2023 उमर अता बंदयाल, सेम टू सेम। कोई 19-20 फुल स्टॉप कामे की नहीं है। दुख ज्यादा है वकीलों का, जो काले कोट और टाई लगाते हैं, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, इनकी डिवीजन का, इनके उन मसाइल का। कोई इस बात पे नहीं जाता कि आज उमर अता बंदयाल पे बात क्यों पहुंची हुई है, क्योंकि आईनी खिलवाड़ अगर होता, जिस दिन इंतखाबात असम्बलियां टूटी थी, कौम 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तरफ चले जाते, तो ये सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस फलाना 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 ये होता था? नहीं होना था। पहले इसको सियासी बहरान बनाया गया, फिर इसको अदालती बहरान आईनी बहरान बनाया गया, फिर इसको अदालती बहरान बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। कोई इस बात पे नहीं कहता कि एक तरफ जरदारी साहब हों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को किसने एक तरफ जरदारी साहब हों, एक तरफ इसाक डार साहब हों। फायज ईसा साहब क्यों आए हुकूमती बेंचों पे? जश्न आइन इस तरह नहीं होता सर। जितनी इज्जत मैं उनकी करता हूं, हालांकि हुदैबिया में उन्हें ओपन एंड शट केस बंद कर दिया, लेकिन जितनी इज्जत फैसले पे बात हो सकती सर। ये कि माहौल क्या था? पार्लियामेंट बा मुकाबला सुप्रीम कोर्ट, वो पार्लियामेंट जिसको कल ये जाली पार्लियामेंट कहते थे, वो है। तो ख्वाजा साहब की अपनी तारीख क्या है, पार्लियामेंट की तारीख क्या है, ख्वाजा साहब का और मुस्लिम लीग नून का अपना माजी क्या है? कोई एक इस्तेकाक कमेटी बन गई तो ये मुंह छुपाते फिरेंगे। ये सही कहा था पुराने तो, सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स। ये हैव और हैव नॉट की जंग है इस मुल्क में। कुछ लोग हैं जो कानून से बाला तारे आइन से, अगर कुछ कहीं हर्डल आती है कानून बदल देते हैं, आइन बदल देते हैं। जस्ट डोगर साहब की आज केस में आज खुद नोटिस बुरा है, लेकिन आज खुद नोटिस के फैसले के बाद आज खुद नोटिस कानून साजी अच्छी है। पाशा साहब, आज पाशा साहब बैठे हैं, सुनिएगा जी जी, यानी इनका सारे सही हैं, मेरे बड़े मोहतरम भाइयों जैसे मैं अक्सर सुनता हूं इनको। जस्टिस नकवी वाली भी बात इनकी ठीक है, तो सीनियर बेंच बन जाए ठीक है, फुल कोर्ट बन जाए ठीक है जैसे, लेकिन सर क्या पाशा साहब को इसलिए जस्टिस नकवी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था कि एक ऑडियो आती है, उसका ना फॉरेंसिक होता है, ना ट्रायल होता है, ना नतीजा निकलता है, वजीर दाखिला उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला देता है। पाशा साहब खड़े हुए कि वजीर दाखिला था, होल्ड ऑन पहले फॉरेंसिक करें। अच्छा, फिर उसके बाद मरियम नवाज, 2 जजेस को पाशा साहब को वहां खड़ा होना चाहिए था। मरियम नवाज होल्ड ऑन, मेरे 2 जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट के, ये मेरा और मेरे जजेस का मामला है, आप क्या करना चाहती हैं? आप इनको साजिशी जज कह रही हैं? नहीं खड़े हुए। चीफ जस्टिस की सास की आई, सास की चार्जशीट आपके सास की आई, नहीं चार्जशीट नहीं है मेरे भाई, जवाब देंगे, मेरी बात है संजीदा बात, प्लीज इसको बिल्कुल संजीदा बात है, प्लीज टोकिए ना, प्लीज टोकिए ना, बात जारी रखें जी। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो आई, तहकीक होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन सास तक मामला पहुंचा कि ऑडियो, होल्ड ऑन यार, खवातीन की बात, इतनी बात होगी, मर्दों की लड़ाई खवातीन तक पहुंच गई है, माएँ तो सारों की सांझियां होती है। अच्छा, बेंच फिक्सिंग नहीं बोले, मुतस्सब जज नहीं बोले, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोले, सहूलतकार नहीं बोले, असेंबली में जो तकरीरें हुई, ये ख्वाजा साहब की जो तकरीर सुनाई है, पाशा साहब का तो रोजी रिस्क अदालतों से है ना, मुझसे ज्यादा इनको खड़ा होना चाहिए। मीडिया की बात आपकी होगी तो मैं कहूंगा जितने भी इख्तलाफात हों, यार असदुल्ला इस तरह ना करो प्लीज खुदा के लिए। अच्छा, जो पार्लियामेंट से गैर आईनी गैर कानूनी जाली पार्लियामेंट इनके बकौल, उससे जो करारदादें पास हुई, जो तरीके पास हुई, जिनकी कोई हैसियत नहीं बोले। अच्छा, फिर तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएं, और यार पाशा साहब को पता है आइन का आर्टिकल 68 में जज के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। ये किस जंगल वाले मुआशरे में रह रहे हैं? चीफ जस्टिस को बुलाओ, मुलजम कह रहे हैं जज बुलाओ, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट वाले कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को बुलाओ, जिनको चीफ जस्टिस ने बुलाना है, जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को बुलाओ। पाशा साहब नहीं बोले। अच्छा, फिर उसके बाद बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है, तज़ीक़ी मुहिम चलाई गई है, किरदार कुशी मुहिम चलाई गई है, नहीं बोले। अच्छा, फिर कंडक्ट छोड़ दें, किरदार छोड़ दें, खानदानों तक बात में, सहूलतकार, मुतस्सब जज, यार खुदा के लिए क्या हो गया है यार? 90 दिन में इंतखाबात छोड़ दीजिए, ना करवाएं, आईनी रुकावट खत्म हो चुकी, आइन खत्म हो चुका है इस मुल्क में, निगरान हुकूमतों का कोई पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फारिग हो चुकी। सर, ये जो रस्म पड़ गई है, कल इमरान खान हो सकता है असेंबली में बैठा हो 70-80 बंदे लेके, और ये असेंबली से बाहर, वो करवाएगा इंतखाबात। और अगर ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ये सिसिलियन माफिया नहीं मानेगा, तो नीचे मैं भी जुडिशियल, नीचे लोअर कोर्ट में भी गायब हो जाऊंगा, कौन नहीं मानूं।
ये सबसे खतरनाक बात है कि रिवायत ऐसी पड़ गई कि फिर सबके लिए जवाब पैदा हो जाएगा। आइन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हाँ। जितना पार्लियामेंट की इज्जत है, ये ना करें कि एक तरफ गोल्डन जुबली आइन की, दूसरी तरफ खिलवाड़ आइन का, एक तरफ जश्न आइन, दूसरी तरफ जनाजा आइन। चलें, इस पर आपने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसका जवाब पाशा साहब देना चाहेंगे, मगर अंदीप साहबा पहले मुझे ये बता दीजिए कि 14 तारीख को इंतखाबात नहीं होते, वज़ीर आज़म की बली हम चढ़ने नहीं देंगे, और जो पार्लियामेंट से मांगी है कार्रवाई के वो अदालत में जो है वो जमा कराई जाए कि क्या क्या कार्रवाई हुई थी, वो नहीं देंगे, तो फिर ये क्या होगा 14 तारीख के बाद, क्या होने जा रहा है? मुज़ाकरात का जो मुस्तकबिल है वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है। शुक्रिया असद। वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये उल्टी गंगा है बिल्कुल। ये जो 20 साल से केसेस में एक दूसरे को दबा दबा के, उभार के, मुकमुका कर के, ये सारे केसेस देखे सिवाय एक या दो के, बाकी सारे केसेस इन्होंने आपस में किए हुए। ये खड़े होके आज ये कह रहे हैं कि ये अदालत जो है, असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जस्टिस अब्दुल कयूम नहीं है, उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि उनको एक फोन होता था और उसके बाद जिसको लटकाना लटका दिया, जिसको नीचे उतारना उतार दिया। आज यही है। मेरा सवाल इन सबसे है, ये वही जजेस हैं जिन्होंने वही सुओ मोटो लिया जो पिछले साल लिया। ना सुओ मोटो पे किसी को प्रॉब्लम हुआ, ना जजेस पे प्रॉब्लम हुआ, ना फुल पैनल पे प्रॉब्लम हुआ, ना फुल बेंच पे प्रॉब्लम हुआ, और हमारी तो हुकूमत निकाली गई, हमारी बिल्कुल हुकूमत निकाली गई। तो इन्हीं जजेस को, इसी फैसले को इन लोगों ने आसमान तक उछाला कि क्या जज है, क्या फैसला है, क्या आईन है। आज हम तो सिर्फ इंतखाबात की डेट मांग रहे हैं जो कि आईन में दी हुई है 90 दिन की, उस पे ये सारे खड़े हो गए हैं कि जी आप आईन के साथ क्यों हैं। उसमें से फिर सुओ मोटो निकाल रहे हैं, फिर बखिया देड़ रहे हैं। अच्छा जी, ये पहले लोअर कोर्ट में पड़ी हुई थी, तो पहले हायर कोर्ट में पड़ी हुई थी, तो पहले इसको क्यों नहीं बुलाया और इसको क्यों नहीं बिठाया और एक्यूज क्यों किया। और वो ये वही है। या तो पिछले साल खड़े होते ये सारे और कहते कि जी एक रनिंग गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट जो है 6% ग्रोथ दे रही है और पाकिस्तान को इसने कोरोना के अंदर मिसाली परफॉर्मेंस देके सारी दुनिया को दंग कर दिया है, और ये वो गवर्नमेंट है जिसने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किए हैं। आप बैठ के इस गवर्नमेंट को रूलिंग स्पीकर की इधर करके कैसे निकाल रहे हैं? तो फिर हम कहते हैं भाई बिल्कुल ठीक है। वही सारा कुछ आज इसलिए क्योंकि ये जो मुल्जिम और मुजरिम कैबिनेट है 60%, इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, लोगों के हक मारे। कोई खड़ा नहीं हुआ कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट बंद कर दिया, कोई खड़ा नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा उनका क्या कसूर है, क्योंकि उनको शक है कि 90% पाकिस्तानी शायद पीटीआई को वोट करते हैं भाई। उसके बाद आए सारे अपने कि जी 1 अरब से नीचे जो करप्शन है वो तो करप्शन ही नहीं है, वो नैब नहीं हैंडल करेगा। और अगर आपके बच्चों पे आपने अपनी प्रॉपर्टी डाल दी हुई है तो उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। मतलब आप लूटे, एवन फील्ड बनाए, जो मर्जी बनाए, उसके बाद आप मरियम के नाम कर दें, हुसैन के नाम कर दें, हसन के नाम कर दें, लेकिन आपको कोई पूछ ही नहीं सकता। सही है। तो आप देखें कि ये इन्होंने काम किया है। 1 साल हो गया है। मुझे बताएं कितनी डिबेट्स हुई इन्फ्लेशन पे इस पार्लियामेंट में, मुझे बताएं कितनी दफा IMF का जो मसला है वो डिस्कस हुआ पार्लियामेंट में, मुझे बताएं जितने इन्होंने टैक्सेस लगाए। बिल्कुल ठीक है। अभी तो चीजें इतनी अभी तो मुसलसल इजलास हो रहा है और इस इजलास का एक ही मौजू है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला अब सवाल ये है कि ये मामला किधर को जाएंगे। जो इस वक्त एक मतलब पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है जो कुछ हो रहा है। मैं इस पर पाशा साहब एक चीज तो मुझे ये बताइए कि क्या ये बात कंसर्न की नहीं है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि जिसके बाद फिर हर एक को ये रियायत मिल जाएगी कि वो चाहे तो इलेक्शन ना कराए, और दूसरा ये कि क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय भी हो सकती है? अब मुझे पहले ये बताएं कि आपकी बात का जवाब दूं या मोहतरम भट्टी साहब? ये आपकी चॉइस है। बात ये है कि इस तरह लग रहा है कि भट्टी साहब शायद मुझे जानते नहीं हैं, शायद मेरे माजी से आगाह नहीं है, शायद
बल्कि यकीनन मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल से गुजारी है, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो बड़ी मेहनत करके पहुँचा हूँ। मुझे किसी ने ये मकाम ऐसे तशरी में आपकी ज़ाती ज़िंदगी में तो बात नहीं की उन्होंने की है, बार बार मुझे ही मुखातब किया है, और मैं इसको समझता हूँ अपने लिए रोल पे बात हो रही है, अपने लिए एजाज समझता हूँ। साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि चले भट्टी साहब ने अगर इस्तारे भी किया है मेरे नाम के साथ, तो आई अप्रिशिएटेड कि चले अपने आप को मैं समझता हूँ कि यस शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट हो गया हूँ कि इनको बार बार उन्होंने। ठीक है सर, बात ये है कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रही है ये कोई अप्रिशिएबल नहीं है। ठीक, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे। और ये जो प्रेसिडेंट है कि कोई भी हुकूमत अब आगे आए और वो सिर्फ इस बात पे कि मेरे पास पैसे नहीं है या सिक्योरिटी का मसला है और मैं तो ये इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस मुल्क की बेहतरी का वाहिद हल इलेक्शन से। और मैं तो बल्कि थोड़ा सा अपनी ज़ाती अगर ओपिनियन दूं तो 5 साल के बजाय 3 साल का हो, और 3 साल के बाद इलेक्शन हो, 4-5 ऊपर नीचे, और फिर बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएं, और कोई ऐसी लीडरशिप जो सही मायनों में अवामी लीडर हो, जो ग्रास रूट लेवल से हों, जो ऊपर से मुसल्लत जो किए जाते हैं हो जाते हैं। और जब हमें हमारे जो जिनको आइडियलाइज कर रहे हैं वो कहते हैं जी कि हम एक पेज पे हैं, ये पेज वाली कहानी भी खत्म हो। और मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछले 3.5 साल में भट्टी साहब ने एक पेज वाली बात पे एक लफ्ज तक नहीं कहा। हमने अमरीत के खिलाफ अमरीत की आंखों में आंखें डाल के बातें की हैं असदुल्ला साहब, ये तारीख गवाह है इस बात की। हमेशा अगेंस्ट द विंड चलाऊं, और ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, जजेस के साथ जिस तरीके से हम खड़े हुए तहरीक में, मेरे खिलाफ 9 FIRs हुई जिनमें 4 जो है वो ATA की थी। ये बात नहीं, हमने फेस किया है, हमने मारे भी खाई हैं, जेल में भी गए हैं, हम जुडिशरी के साथ और आइन के साथ रहे हैं। लेकिन आज लेकिन एक चीज अगेंस्ट द विंड आ जाती है। एक मिनट मैं आपको बताता हूं, क्या एक जो 3 या 5 जजेस हैं, 3, वो जो कहेंगे वो आइन और कानून है, और क्या जो बाकी जो 4 जजेस हैं वो कुछ कहेंगे? क्या ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक नहीं है? वो क्या बेंच बनाया? मेरी बात सुने, आप भी कहते हैं कि जी टॉप 7 जजेस का बेंच बनाया। मेरी बात देखिए, उनका इस्तेहकाक है, हम मुतालबा तो कर सकते हैं, और इसी चीज से बचने के लिए, इस इदारे की तौकीर को सलामत रखने के लिए मैंने ये किया। मेरी जात का कोई मसला नहीं, लेकिन ये 2-3 बैठे 4 बैठे ना, मैं हुकूमत हूं ना मैंने हुकूमत में आना है, मैं अपना एक अलग मेरा सिस्टम है। मौक़िफ़ दिया, आपका मौक़िफ़ रद्द कर दिया गया। मेरी अर्ज़ सुने, मैंने ये मौक़िफ़ क्यों दिया? क्या जो कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बातें जहां हो रही हैं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सर, उन बातों को आपको रद्द देना चाहिए। जहां उंगलियां उठ रही हैं, और जब भी ओवर डूइंग होती है, ट्रैक से हट के जब आप जाते हैं उंगलियां उठती हैं। काश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जल्दबाजी का मुजाहरा ना करती, लाहौर हाई कोर्ट की ICA का फैसले का इंतज़ार करती, काश KPK पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करती, तो 5 या 6 दिनों के बाद ये मामला खुद ब खुद 185(3) में आ जाना था। इन्होंने फैसला करना था जी। सर, बात जब भी ट्रैक से हटके कोई होता है तो फिर उंगलियां उठती हैं। क्या रेगुलर बेंचेस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बनाए हैं, हर हफ्ते बनाते हैं, उनमें ही केस फिक्स हो जाता तो क्या मजायका था? हमारा परसेप्शन ये है, हम ये कहते हैं कि स्पेसिफिक केसेस के लिए स्पेसिफिक बेंचेस नहीं होने चाहिए जी। जब आप स्पेसिफिक केसेस के लिए स्पेसिफिक बेंचेस की तश्कील करेंगे, उंगलियां उठेगी, इतनी सी बात है। और हम तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जो एतराज़ात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो एतराज़ात अगर गलत हो रहे हैं तो फिर उंगलियां एतराज़ उठाने वाले पर उठनी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया चूंकि आप पर बहुत एतराज़ात हो रहे हैं तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इन एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए मुतालबा मान जाएं, फुल कोर्ट बना दें?
पहली बात तो ये है कि पाशा साहब भाई हैं, मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना करूं कि किसी को पर्सनल करके कहूं, क्योंकि ये मेरे लिए इस वक्त लॉयर कम्युनिटी है, सुप्रीम कोर्ट है, और इस वक्त ये मेरे लिए, मैं उनको मुखातब कर रहा हूं। पाशा साहब मीन एक पूरा एक मकतबा फिक्र, मकतबा फिक्र, कभी जिंदगी में, लेकिन मैं अल्लाह मुझे कभी ना करे कि मैं किसी के पर्सनल हूँ, हमारा पर्सनल होना भी नहीं चाहिए, राय है दो। लेकिन मुझे जो दुख है ना पाशा साहब से, मुझे दुख और कोई नहीं है। ठीक कह रहे हैं, ये सारा कुछ ठीक कह रहे हैं, बेंच का जो होते हैं एक तरह के बेंच नहीं होने चाहिए, बाकी सारा कुछ नहीं होने। मुझे दुख है कि एक दिन ना ये खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के आगे कहें कि चीफ जस्टिस साहब, आज जिसने इस्तदा की थी ना, एक इस्तदा करते, चीफ जस्टिस साहब ये कौन सी पार्लियामेंट है, इन्होंने आइन नहीं पढ़ा, ये आपको इस्तकाक कमेटी में बुला रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब जरा और इनको शट अप कॉल दें इनको, और चीफ जस्टिस साहब मरियम नवाज को बुलाएं, इस पे तौहीन अदालत लगाएं। चीफ जस्टिस साहब उनको भी बुलाएं जिन्होंने एक मफरूर मुजरम को लंदन से हमारे प्लेटफॉर्म से तकरीर करवाई थी, और चीफ जस्टिस साहब ये भी बुलवाएं उनको। अतर मिनल्ला साहब ने एक बयान पे, एक लोअर जुडिशरी का बयान था, गैर मुनासिब बयान था, ठीक नहीं था, तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहिए। किधर गए मेरे अतर मिनल्ला साहब, और किधर गए एथिक्स मैनर्स और फायज ईसा साहब और ये सारे जमात फरीक, किधर गए? सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए भाईजान। आज इशू ये नहीं है कि आज इशू चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कसूर क्या है? मुझे सिंपल सा बात है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाओ। वो कहते हैं उनका कसूर ये कि उनको लाहौर हाई कोर्ट में मामला था तो यहाँ टेकअप नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि मान लिया, मैं कह रहा हूं ये भी मान लिया, लेकिन चीफ जस्टिस को आज को नोटिस का इख्तियार तो है ना। मान लिया कि नहीं होना चाहिए था, फिर भी इधर आना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा, वो तो फैसला अभी भी स्टिल स्टैंड है कि इलेक्शन करवाएं। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि फिर मैं कह रहा हूं, बात फिर वही आती है कि ये कह रहे थे पीडीएम वाले कि हम इमरान खान तुम संजीदा ही नहीं हो, असम्बलियां तोड़ो, इलेक्शन करवा देंगे। इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, ना लाहौर हाई कोर्ट, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना डोगर केस, ना 9 रुकनी, ना 7 रुकनी, ना 5 रुकनी, ना 5 रुकनी, ना 4 रुकनी, ना 3 रुकनी, ना आज खुद नोटिस फायज ईसा साहब का बेंच का फैसला, ना उसके आज खुद नोटिस की, ना आजम नज़ीर तारड़ साहब की वो मंतक, ना वो इख्तलाफी नोट, ना फलाना ना फलाना, ना आज पार्लियामेंट वर्सेज इतना, और ना आज ख्वाजा आसिफ की हमें ये फरमुदात सुनने पड़ते। तो रूट काज क्या है? रूट काज है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये डिक्टेटर क्या करता है? पाशा साहब को ज्यादा अमरीत के खिलाफ लड़े हुए हैं। डिक्टेटर क्या करता है आके? डिक्टेटर करता है आइन तोड़ता है, अदालतों को या अपनी मर्जी से ढालता है तकसीम करके, या अदालतों की बात नहीं मानता। पार्लियामेंट को या अपनी मर्जी से करारदादें कि बावर्दी सदर मंजूर, या वो करता है, या फिर पार्लियामेंट को खत्म कर देता है और इलेक्शन से भागता है और अपोजिशन को कुचलता है। ये क्या कर रहे हैं? पाशा साहब को कहां खड़ा होना चाहिए? तारीख में इतना ही हो, चुप खड़े हो मगर सही धड़े में हो। मुख्तसर जवाब दे दें सर, मैं फिर दीप साहब के पास जाऊं। क्या जजेस को पार्लियामेंट की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जा सकता है? मेरा ख्याल है ये मुतालबा ही गलत है, ये नहीं होगा। एक मामला अगर पार्लियामेंट में चल रहा हो तो क्या एक मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हो? अब मेरी बात सुने जी सर, मुख्तसर बताएं। मुख्तसर बात करूं, मेरी बात सुने। बात ये है कि देखना ये है कि आप किसी फरीक को दीवार के साथ लगा रहे हैं। कौन किसको लगा रहा है? जो भी, कौन किसको लगा रहा है? जो भी लगा रहे हैं, क्या उनका कोई हक नहीं है? सुनना जाए, उनको सुना जाए। कोई मुतालबा होता है उसको देखा जाए कि क्या जायज़ है। सुनने की बात आती है तो वो देखे ना, मेरी बात सुने। जिन जजेस के मुतल्लक ये बात कर रहे हैं, तरमिनल्ला साहब या काजी फायज साहब, क्या वो सेशन जजेस हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हैं? क्या उन्होंने इसी आइन का तहत हलफ नहीं उठाया हुआ? क्या उनके उन 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले हैं, उनको आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं समझते? देखिए, बात सिर्फ इतनी है, इसीलिए 4-3-3-2 इस मामले को अवॉइड करने के लिए अगर पाशा साहब ने चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि फुल बेंच बना दें, या पाशा साहब ने ये रिक्वेस्ट की है कि 7 सीनियर जजेस को बता दें, तो एटलीस्ट हर टॉक शोज में भट्टी साहब अपनी जो मुशकाफियां कर रहे होते हैं, ये जरूरत ना होती। हर वक्त कोई उठेगा और कहेगा कि जनाब नो नहीं चीफ साहब नहीं, ये जो आपने बेंच बनाया गलत है, टॉप 3 का बना दें, टॉप 10 का बना दें, टॉप 9 का बना दें, या कोई या दरमियान वाले 6 का बना दें। देखिए, हर मामले की जो
जो सेक्रेटरी है उसको देखना पड़ेगा, सीरियसनेस को देखें। ये एक पॉलिटिकल मामला है। इससे पहले आप 63A का एक फैसला सादर कर चुके हैं जिस पे अभी तक उंगलियां उठी हुई हैं कि री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसकी रिव्यू पेंडिंग है, वो उसको आप सुन ही नहीं रहे। आपने फांसी दे दी, लेकिन जिस इल्जाम में जिसके कत्ल में दी उसकी ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना ये है कि वो मरा भी है। अब ये इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना 14 मई को, ये तो इसमें तो क्लैरिटी है मेरा ख्याल है सब में कि ये नहीं होने। 8 अक्टूबर को भी नहीं हो रहे, 8 अक्टूबर को भी नहीं हो रहे, होते नजर नहीं। अच्छा चले जी अंदीप साहब, क्या होगा फिर? अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे होते नजर नहीं। वो तो कह दिया उन्होंने, अंदीप साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि वो शायद अक्टूबर 2024 या 25 में हो। इनकी बातों में जाएंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, और ये चाहे अक्टूबर हो कुछ ये और बेड़ा गर्क करेंगे। खाकान अब्बासी ने खुद कहा अपनी पार्टी के बारे में कि इन्होंने गरीबों का पेट काटा है। 84 अरब रुपए की स्कीम में से 20 अरब रुपया ये करप्शन में खा गए हैं। मतलब अपने लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हद कर दी है, मुल्जिम ये, मुजरिम ये, एब्सकॉन्डर्स ये, इश्तिहारी ये, और ये खड़े होके पार्लियामेंट में सारे इकट्ठे होके और इनके सहूलतकार और इनके सारे जो हवारी हैं टीवियों पे आके इनको डिफेंड करते, इनको शर्म नहीं आती कि ये किसको डिफेंड कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं मुल्क का, जिन्होंने 1 साल के अंदर -0 पे ले गए हैं, जो कि आज खड़े होके उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में कह रहा है कि जी 20 अरब रुपया खा गए हैं। उसके बावजूद ही खड़े होके कहते हैं कि जी इनकी बात ही सुनी जा रही, और वो उल्टा तौहीन पार्लियामेंट के ऊपर वो फाइल कर रहे हैं, जिन्होंने खड़े होके आज तक 1 साल में एक गरीब की बात नहीं की, एक डिबेट नहीं हुई, एक बहस नहीं हुई, एक करारदाद पास नहीं हुई कि जी ये जो करप्शन हो रही है आटा खाने में कम से कम इस करप्शन को रोका जाए। एक करारदाद पास नहीं। करारदाद क्या पास हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल कयूम जैसा होगा उसको उड़ा देंगे। मगर अंदीप साहब, मसला ये है ना कि आप इस पार्लियामेंट में है नहीं, और वो जो चाह रहे हैं इस पार्लियामेंट में कर रहे हैं, फिर आप तो आवाज उठाने के लिए वहां पर है नहीं। मगर मैं एक चीज जो अभी बड़ी खतरनाक सी की है भट्टी साहब ने, वो जाते जाते भट्टी साहब मुझे ये बता दें, शाद रफीक साहब ने अदालत में खड़े होकर कहा है कि हम तैयार हैं अक्टूबर में से आगे इलेक्शन नहीं लेकर जाएंगे। जरदारी साहब ने कहा ये फुलिश थॉट है कि अक्टूबर से आगे इलेक्शन लेकर जाया जाए। आपको क्यों लग रहा है कि अक्टूबर में भी नहीं होंगे? सारा ख्वाजा आसिफ साहब को कोट करते हुए सारा रोड़ा ही सितंबर है। एक चीफ जस्टिस जाएंगे, दूसरे आएंगे, और कर दे देखें जुलाई, अगस्त, आज, कल इमरान खान से क्यों हारना चाहेंगे? ये तब जाएंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होगी, जब तराजू का पलड़ा बराबर होगा, जब ये पूरा हो जाएगा, जब इनका अब तो दोनों हाथ खाली, 5 साल बयानियां लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस है, तो अभी क्यों जाएंगे? ये नहीं जाएंगे ये, और अल्लाह करे मैं कह रहा हूं फिर गलत हो। और आज अगर इंतखाबात और मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसके नतीजे में अगर कुछ होता, पहले तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने, अगर होते हैं तो उसके नतीजे में कुछ कंप्रोमाइज होता है, वो कभी फुलफिल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, हसन रज़ा पाशा साहब, अंदीप अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।